नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कल के बाजार की एक विशेष रणनीति बनाने की या आपको एक नजरिया देने की कि कल के बाजार में आखिर इंडेक्स और सेक्टर पर आपको कहां नजर रखनी है, किन स्तरों को खास तौर पे निगाह में रखना है। इसके साथ ही शो में बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का शामिल होता है। इन सवालों को भी हम शामिल करते हैं और आप अपने सवाल बेहद आसान जरिए से हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान। एक तो टॉप पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर #KKT अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। सबसे आसान तरीका बता देता हूं, यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, लेकिन कल की तैयारी में हम पिछले शो में पूछे गए सवालों को शामिल करते हैं, लाइव सवालों को शामिल नहीं करते हैं। तो आज ऐसे ही हम उन सवालों को शामिल करेंगे जो यूट्यूब और बाकी जरिए से आपने हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए चर्चा में मैं शामिल करता हूं अपने दो बेहद खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ हैं आज शेयर खान बाई BNP परिभाष से हेड PMS विनोद मोदी साहब। इसके साथ ही हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार को अगर हम आज देखें तो एक कह सकते हैं कि बाजार अपने एक मजबूती के संकेत बार बार दे रहा है। आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने जहां एक बड़े हिस्से में आज कारोबार में कल की तेजी को गंवाया, वहीं आखिरी घंटे तक आते आते एक बार फिर लंबी छलांग के लिए पूरी जोर आजमाइश की और निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निचले स्तर से 350 अंकों चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी के अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आज हमने देखा कारोबार के अंत होने तक 71 अंकों की तेजी नजर आई। 24,750 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,750 का, जहां पर क्लोज होता हुआ इसके आसपास नजर आया। अब कहां नजर रखनी है कल के बाजार में, आपको क्या लगता है? क्योंकि कल भी ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी जिस तरह की तेजी दिखा रहा है वो कैरी हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली देखने को मिली, करेक्शन नजर आया, लेकिन अंत आते आते एक बार फिर पॉजिटिव साइन। नमस्कार प्रशांत, आप अगर देखेंगे तो लास्ट 3 सेशन से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है मार्केट में। स्पेशली अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखें आज, तो काफी सारे काउंटर्स अपर सर्किट पे फ्रीज हुए थे, तो काफी अच्छा माहौल है मार्केट में। डेफिनेटली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस था मॉर्निंग सेशन में, बट लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। ये स्पेशली एक बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी जिसकी वजह से एक वीकनेस था, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा कैचअप मूव आ सकता है। 51,000 के लेवल्स आने वाले सेशंस में क्रॉस होते हुए हम देख सकते हैं। एंड निफ्टी भी जो है, जो रिसेंट हाइज है टुवर्ड्स 25,000 के आसपास, तो 24,950 और 25,000 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, बट आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लेवल्स निफ्टी में रिटेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो खास तौर पे आपको अहम रणनीति के तहत इंडेक्स में आगे बढ़ना होगा। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कल के बाजार में देखें, जैसे आज हमने खास तौर पर देखा कि चाहे खबरों के दम पे, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के दम पे बहुत सारे एक्शन नजर आया। खास तौर पे हमने देखा कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा, फूड और बेवरेजेस शेयरों में हमें अच्छा एक्शन देखा, टायर शेयरों में एक बार फिर से रफ्तार हमें देखने को मिली, इंश्योरेंस स्पेस में भी हमें चुनिंदा शेयरों में एक्शन देखने को मिला। कल के बाजार में आप कौन कौन से थीम्स या सेक्टर को चलता हुआ देख पा रहे हैं? क्या है आपका नजरिया? धन्यवाद प्रशांत। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और चाहे कल या फिर आने वाले 2 दिनों में की अगर बात करूँ, तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर पे वहाँ पे फोकस होना चाहिए। उसमें रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि
ये जो जैक्सन होल की मीटिंग होने वाली उसमें यही आशा की जा रही है कि पॉवेल का जो स्टेटमेंट होगा डॉविश सॉर्ट ऑफ होगा, इंटरेस्ट रेट का करने की और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जब वो होगा तो जहाँ तक मुझे लगता है आईटी की जो सबसे बड़ी हर्डल था कि भाई डिमांड रिवाइव नहीं हो पा रहा है ग्लोबली, तो आई मीन जब वंस अगर ये चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी तो वो फिर डिमांड रिवाइवल की भी क्लैरिटी आप आगे चल में दिखेंगे, चाहे डिस्क्रिशनरी एंगल में हो या बीएफआई सेगमेंट में हो। तो मुझे लगता है आईटी स्पेस में एक मुझे लगता है उस पे निवेशकों का ध्यान होना चाहिए और आने वाले दिनों में मुझे लगता है और कल स्पेसिफिकली मुझे लगता है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़े मूवमेंट दिखने चाहिए। इसके अलावा हमें बैंकिंग स्पेस भी खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ठीक लगता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक अभी भी क्योंकि उनका सीडी रेशियो देखें तो सीडी रेशियो वो 65 से 60-70% के बीच में मेंटेन किया है, जहाँ पे प्राइवेट बैंक का सीडी रेशियो काफी बढ़ा हुआ है। तो ये क्लियरली बताता है कि जो ग्रोथ का मामला है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखा जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये 2 सेगमेंट में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर करेंगे स्टॉक्स। है। तो ये है नज़रिया खासतौर पे आईटी और बैंकिंग स्पेस जो है वो आने वाले दिनों में और बेहतर कर सकता है। ये है विनोद जी की राय। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं और यूट्यूब के जरिए जो हमें दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उनमें हरमन जी का सवाल है, एक्साइड पे राय जानना चाहते हैं। 539 की इनकी बाइंग है और 200 शेयर इनके पास हैं। नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि एक साइड में एक उछाल नज़र आया है। काफ़ी अच्छा रन हमने देखा था खासतौर पे एक साइड में, और उसके बाद जो है वो आज फिर एक साइड में एक तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि इनके भाव से अभी भी नीचे है ये स्टॉक का। राजेश, क्या करना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में? देखिए रिसेंटली एक्साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, बट अभी फिलहाल अगर आप लास्ट 1-2 वीक से देखें तो अपने 89 ईएमए पे एक बेस बनते हुए देखने को मिला है। जो उसका बेस का एक रेंज ब्रेकआउट जो है आज हमें डेली चार्ट में दिखा है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम फ्यूचर्स में भी देखें तो फ्यूचर्स में लॉन्ग फॉर्मेशंस और वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे ही देखने को मिले हैं। तो नियर टर्म में जो उनकी बाइंग प्राइस है टुवर्ड्स 535, 540 वो लेवल्स तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 540 का वेट कीजिए, और जो 89 ईएमए है फिलहाल वो अभी 490 पे है, जो फिलहाल लास्ट कुछ हफ्तों से सपोर्ट ले रहा है। तो 490 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ऊपर जाता है तो 540 550 जो है एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां पे देखना होगा। ठीक है, तो ये है राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम खिलावन साहब का सवाल है, एनएलसी इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। अच्छे लेवल पे एंट्री की है इन्होंने, 210 की इनकी बाइंग है और इसलिए फायदा भी इनको यहां पर होता हुआ। एनएलसी इंडिया हमारे एक्सपर्ट के रडार पे अक्सर ये स्टॉक रहता है। विनोद जी बताएं, एनएलसी इंडिया में क्या करना चाहिए? 210 की बाइंग है, फिलहाल 273 पे स्टॉक इस वक्त। जी, कंपनी देखिए बेसिकली ये लिग्नाइट स्पेस पे जहाँ पे बहुत सारे कंपनी का फोकस है लिग्नाइट एनर्जी स्पेस पे, और मुझे लगता है वो चीज़ ऑनगोइंग प्रक्रिया है और उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का दुविधा है कॉल लेने पे, कंपनियों की कॉल लेने पे। जहाँ तक ये वैल्यूएशन ये सब का सवाल है तो वैल्यूएशन ये सब में मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा उतना कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है, बट ओवर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर कोई ओन कर रहे हैं तो 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि रखने चाहिए। स्टॉक में अच्छी पोटेंशियल है, बैलेंस शीट अच्छी है कंपनी की, और अर्निंग्स चाहे बिज़नेस मॉडल वाइज़ देखूँ तो कंपनी मुझे ठीक लगती है। पॉजिटिव नजरिया बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल अपोलो टायर्स पे है। राशि हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल यूट्यूब पर पूछा है। 468 रुपए के स्तर पे इन्होंने बाइंग की हुई है, फायदा इनको यहां पर होता हुआ, और आज हमने देखा कि टायर स्टॉक्स में एक अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली। बताएं राजेश जी, अपोलो टायर्स 468 की बाइंग है और आज तो टायर शेयरों में एक्शन भी दिखा है। अपोलो टायर्स यहां से कहां और जा सकता है? डेफिनेटली लास्ट 2 सेशंस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। स्पेशली ये स्टॉक में देखेंगे तो उसका जो 200 डीएमए है एग्जैक्टली वहां से बाउंस किया है, एंड इसके जो अगर इंडिकेटर्स भी देखें आरएसआई, तो आरएसआई में भी एक फ्रेश बाय सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट करें कि फर्दर अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। रिसेंटली एक फॉल हुआ था, तो उस फॉल का जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है
तो वो अराउंड 530 535 के आसपास आ रहा है। तो 530 535 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, उस लेवल्स के लिए होल्ड रह सकते हैं, वहाँ पे वापस रीचेक करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 490 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इन केस वहाँ पे भी अगर कोई डिप आता है तो वहाँ पे वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है खास रणनीति अपोलो टायर्स पे। फटाफट से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रितेश पटेल का सवाल है और ये एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। फिलहाल अगर हम इनके खरीद को देखें तो 146 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है ये स्टॉक का। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए एनबीसीसी में? एनबीसीसी अगर आप देखें तो एक डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। लास्ट 2 सेशन से कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, बट ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं। आने वाले सेशंस में अराउंड 205 208 के जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। इसका जो रिसेंट स्विंग लोज है अराउंड 168 के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 168 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको नज़र आती हुई इस वक्त एनबीसीसी में। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं और सुनील यादव साहब का सवाल लेते हैं। एसजेवीएन पे राय जानना चाहते हैं और एसजेवीएन के शेयर इन्होंने 149 रुपए के स्तर पे एसजेवीएन का शेयर परचेज किया हुआ है। 300 शेयर इनके पास हैं। आगे की रणनीति जानना चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में है। विनोद जी, एसजेवीएन में कितना रुके कि इनके नुकसान की भरपाई हो जाए? जी, जहाँ तक देखिए एसजेवीएन की सवाल है, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में कंपनी है। हाइड्रो पावर हमें पता है कि यहाँ का जो पीएलएफ रेट होता है ये सेगमेंट की काफ़ी कम होता है। एट द सेम टाइम ये आप काफ़ी निरंतर ये इसमें पावर जनरेशन होती नहीं है, तो जिसका खामियाजा कंपनी ने ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। एट द सेम टाइम अगर मैं कंपनी की रिटर्न्स रेशियो या ये सब की बात करूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। बट यस, एसजेवीएन में ऑफ लाइक 2-3 सालों में जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और जो कैपेसिटी उसका ऑन गोइंग है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इनके जो कैपेसिटी जब ये सब एक बार ऑपरेशनलाइज होंगे तो अर्निंग्स ठीक-ठाक दिखेगी। बट यस, जैसे मैंने कहा कि रिटर्न्स रेशियो में देख करके जो लो सिंगल डिजिट अभी के हिसाब से लगता है, उस हिसाब से बड़ा कन्विक्शन नहीं आता है। बट अगर कोई 1 से 2 सालों का अगर व्यू रखे तो ये स्टॉक में अच्छा खासा व्यू बन सकता है और मुझे लगता है अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू पॉजिटिव है ये स्टॉक में अभी भी। तो थोड़ा 1 से 2 साल का नज़रिया रखिए, बेहतर आपको रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए, गेल इंडिया पर हमारे अगले दर्शक का सवाल है और इन्होंने गेल इंडिया जो है वो अच्छे स्तरों पे बाइंग की हुई है। 212 के स्तर पे बाइंग की है, 236 पे ये स्टॉक है। फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ। हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम विश्वजीत है। बताएं विनोद जी, विश्वजीत को गेल इंडिया पे क्या राय होगी? जी, गेल इंडिया डेफिनेटली अभी देखें तो 4-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन हो रही है कंपनी में, जिस हिसाब से उसके ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ये सेक्टर में अपना फोकस दिखा रही है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं गैस के सेगमेंट में, वो कंपनी को फ़ायदा किया है। एट द सेम टाइम जो इसका जो सबसे बड़ा जो पिंचिंग फैक्टर था पेट्रोकेमिकल सेगमेंट, वो भी लास्ट 2 क्वार्टर से उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखने आ गई है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बेहतर है, तो मुझे लगता है कंपनी आने वाले क्वार्टर में और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, खासकर सेकंड हाफ में। अगर स्टॉक है तो किसी के पास, तो मुझे लगता है गेल इंडिया होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो गेल इंडिया होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। मोहम्मद अरशद साहब का सवाल लेते हैं। अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहते हैं। 206 की इनकी बाइंग है। राजेश जी, मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ, अशोक लेलैंड तो आप सभी के रडार पे रहता है। फिलहाल बताएं क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए अशोक लेलैंड में? देखिए, अगर ओवरऑल ऑटो पैक अगर देखेंगे तो कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर अशोक लेलैंड को देखें तो ये उस स्पेस में से एक राइजिंग स्टार है, तो मतलब काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट करें ये ऑटो स्पेस में आउट परफॉर्म कर सकता है एंड आने वाले सेशंस में भी 222 225 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, काफी अच्छा स्टॉक है। डिप में भी आता है अराउंड 250 250 के आसपास, तो वहाँ पे वापस ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। ऑटो पॉकेट का राइजिंग स्टार है अशोक लेलैंड, राजेश जी की राय में। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का।
विनोद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी के तौर पर आपकी पसंद क्या है? जी, हमारा पसंद फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सारेगामा इंडिया है। सारेगामा इंडिया देखेंगे तो लास्ट कुछ सालों में स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये ओवरऑल ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में जिस हिसाब से आईपी के क्षेत्र में ये देख रहा था, मुझे लगता है अभी वो उनका वो चीज़ अभी उनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया है और आने वाले समय में और भी बेहतर होंगे। ओवरऑल हम सबको पता है कि ये भारत की बहुत पुरानी कंपनी है म्यूज़िक एरिया में। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा गानों का इनके पास आईपी रेट है, आईपी राइट्स हैं। स्ट्रीमिंग के एरिया में भी काफ़ी बेहतर कर रही है। तो मुझे लगता है इनके अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारा मानना है कि ये 25 से 30% का आराम से सीएजीआर लास्ट नेक्स्ट 2 साल में कंपाउंडेड ग्रोथ दे सकता है, और जो कंप्लीटली इनके अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा सेम प्रोपोर्शन से 30 टू 35% काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ। वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 40x इट्स ट्रेडिंग 20 FY 27 में मुझे लगता है कि ये क्षेत्र में अगर ये वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है तो हमारा वो फंडामेंटल व्यू में ये हमें लगता है कि वो 1 साल के व्यू से ये स्टॉक यहाँ से बेहतर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो विनोद जी की राय में सारेगामा इंडिया लिमिटेड यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और राजेश जी आप बताएं, आपकी पसंद में कौन से स्टॉक्स हैं? जी, मेरा आज जो पहला पिक है वो है टाइटन पे। टाइटन का अगर हम टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 200 डीएमए के ऊपर बहुत समय के बाद एक क्लोज दिया है। अलोंग विद दैट प्राइस पैटर्न्स की भी बारे में बात करें तो मल्टीपल प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट है। हमें कप एंड हैंडल प्राइस ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, एज वेल एज लास्ट कुछ हफ्तों से एक कंसोलिडेशन में ट्रेड हो रहा था, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। टाइटन एक काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम पिकअप किया है, एंड आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से 37-35 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3454 का। दूसरा जो मेरा स्टॉक पिक है वो है एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स अगर देखें तो एक काफी अच्छा मतलब हैवी वेट स्टॉक है, बट रिसेंटली मार्केट अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट डेली चार्ट में अभी एक बुलिश रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है एशियन पेंट्स में, जो एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी कंफर्म कर रहा है। एक्सपेक्ट करें एशियन पेंट्स यहाँ से एक फर्दर रैली कर सकता है टुवर्ड्स 3270 तक, एंड इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3080 का। तो एशियन पेंट्स और टाइटन खरीदारी की राय आती हुई राजेश जी की तरफ से। चलिए शो को हमको यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन जाने से पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से उनका डिस्क्लोजर लेंगे। राजेश जी अपना डिस्क्लोजर दें। जो स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए उनमें तो मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को में भी रेकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, विनोद जी अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे वो स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी और विनोद जी आप दोनों का। आप इस चर्चा में जुड़े और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उनके सवालों पर उनको बेहतर तरीके से गाइड किया। उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब से आप संतुष्ट हुए हों। फिलहाल हमें आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।